शानदार चैप्टर होने वाला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। घबराना बिल्कुल भी नहीं, इसमें क्लास 11 जैसी थी निकल गई। ठीक, जनरली अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक आपका है मैक्रोस्कोपिक पार्ट और दूसरा है माइक्रोस्कोपिक पार्ट। ये आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है कि जो मैक्रोस्कोपिक जो पार्ट आपका होता है वो बेसिकली आप क्लास 11 में पढ़ चुके हो। मतलब उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम स्टडी करते हैं, उन ऑब्जेक्ट के बारे में डील करते हैं जो ऑब्जेक्ट्स देखे जा सकते हैं। लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स की बात करें तो माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स में हम उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं जो ऑब्जेक्ट्स देखे नहीं जा सकते, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ये कौन जनरेट करता है भाई? चार्ज। कौन जनरेट करता है? चार्ज। हाँ। तो अगर हम बात करें आज की इस क्लास में तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमारा मेजर टॉपिक रहने वाला है। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, शुरुआत से समझिएगा। अगर क्लास 12 की हम बात करें तो क्लास 12 मेजरली जो है आपकी 3 सेक्शन में डिवाइड करी गई है। मेजर 3 ही पार्ट है आपकी क्लास 12 की। पहला जो पार्ट है वो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, दूसरा जो पार्ट है वो है ऑप्टिक्स और तीसरा जो पार्ट है वो है आपका मॉडर्न फिजिक्स। तो जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की हम यहाँ पे बात करेंगे तो इस वर्ड को आप गौर से देखो, यहाँ पे 2 वर्ड्स हमें छुपे हुए दिख रहे हैं, एक इलेक्ट्रो और दूसरा मैग्नेटिज्म। मतलब कहीं ना कहीं हमें या तो इलेक्ट्रिसिटी की यहाँ बात करना है या तो हमें मैग्नेटिज्म की बात करना है, या मैं और आसान भाषा में कहूं तो हमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की बात करना है। साथ में एक ऐसे रिश्ते की बात करना है जो इतना पवित्र रिश्ता है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में कि जब ये रिश्ता बनता है तो फिर बस एक ही आवाज निकलती है दिल से कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। ठीक, तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की तो व्हाट वी स्टडी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये होने वाला है कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आखिरकार पढ़ते क्या है। तो जनरली इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वी स्टडी अबाउट चार्ज। हम किसके बारे में पढ़ते हैं? चार्ज के बारे में। अब ये चार्ज होता क्या है, हमें ये जानना होगा कि ये चार्ज है क्या, चार्ज हम कहते किसे हैं। तो अगर हम इस पूरे यूनिवर्स की बात करें, एग्जाम्पल के तौर पे इस दुनिया में, इस कायनात में हर एक चीज किसी ना किसी चीज से मिलके बनी है। मतलब हर एक चीज की एक अपनी रेसिपी है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम चाय की बात करें, कॉफी की बात करें, खीर की बात करें, बिरयानी की बात करें, तो हर एक चीज की अपनी एक अलग सामग्री होती है। उसी तरीके से यूनिवर्स की भी एक रेसिपी है। अगर यूनिवर्स की एक कुक बुक बनाई जाए तो हमें जो 3 चीजें मिलेंगी उसमें से पहली जो चीज है वो है आपका मैटर। क्या है? मैटर। क्या है भैया? मैटर। ठीक है। दूसरी जो चीज हमें मिलती है वो होती है क्या? रेडिएशन। अरे बोलो ना, रेडिएशन। क्या होती है? रेडिएशन। तीसरी चीज हमारी होती है क्या? स्पेस। जनरली क्लास 11 प्लस 12 में मैटर और रेडिएशन की बात करते हैं। शुरुआत होती है यहां से और खात्मा होता है यहां पे। तो मैटर की जनरली हमें यहाँ पे बात करना है अभी। अब आप सभी को मालूम है कि ये मैटर होता क्या है, तो हमारा डिस्कशन यहाँ पे ये नहीं होने वाला है कि मैटर होता क्या है, बल्कि हमारा डिस्कशन ये होने वाला है कि ये चार्ज क्या होता है और चार्ज का रिलेशन मैटर से है क्यों मैं मैटर के बारे में आपको बता रहा हूं। तो जनरली मैटर की 2 प्रॉपर्टीज होती है बच्चे। एक होती है मास। क्या होती है? मास। और दूसरी होती है चार्ज। पहली मास और दूसरी चार्ज। अब हमने देखा कि हमने क्लास 11 में एक बहुत शानदार टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था ग्रेविटेशन, है ना। क्लासिकल मैकेनिक्स का जो टर्मिनेटिंग चैप्टर था वो हमारा कौन सा था? ग्रेविटेशन। और क्लास 12 की बिगिनिंग में हम क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो जो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पार्ट होने वाला है ना हमारा, वो हूबहू किसके जैसा रहेगा? ग्रेविटेशन के जैसा रहेगा। किसके जैसा रहेगा? ग्रेविटेशन के जैसा रहेगा। तो अभी हमें सबसे पहले तो ये समझना है कि ये चार्ज क्या है, तो हम चार्ज के बारे में पढ़ाई करेंगे यहाँ पे। तो मैटर की 2 प्रॉपर्टी, एक का नाम मास तो दूसरे का चार्ज। अब ये प्रॉपर्टी आई कहां से? क्या ये प्रॉपर्टी किसी ने मैटर को दी? तो बेटा ये प्रॉपर्टी कोई भी मैटर को देता नहीं है। जैसे क्लास 11 में अगर याद हो तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं लेना, कोई परेशानी नहीं। अगर आपको याद हो, मान लीजिए ये मेरा फोन है, ठीक है, ये मेरा मोबाइल है। इस एंड्रॉइड फोन को मैं अगर अपनी हथेली पे रखूं, मैंने अपने हाथ पे इसको रखा, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि इसने मेरे हाथ को नीचे की तरफ दबाया। मैंने एक ऑब्जेक्ट और अपने हाथ पे रखा तो मैंने देखा कि अब ये मेरे हाथ को और ज्यादा दबा रहा है। अगर मैं इन ऑब्जेक्ट्स को हटा लूं
तो मैं ये ऑब्जर्व करूंगा कि अब मेरे हाथ पे कोई दबाव नहीं है। अब मुझे बस आप इतना सा एक जवाब दीजिए कि अगर इस मैटर की हम बात करें तो इसमें क्या ऐसी चीज है अगर वो बढ़ा दी जाए तो वो मेरे हाथ को ज्यादा दबाए, और क्या ऐसी चीज है जो कम कर दी जाए तो वो मेरे हाथ को कम दबाए? बताइए सर मास। मास, एब्सोल्युटली मास। ठीक है, क्या ये मास आपने ऑब्जेक्ट को दिया? यस और नो? नो सर, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये आप मैटर को मास दे नहीं सकते हो। आप खुद एक मैटर का पार्ट हो, क्या समझे? Yes, आप खुद एक मैटर का पार्ट हो, आप मास जो है ऑब्जेक्ट को दे नहीं सकते हो। ये उसकी खुद की प्रॉपर्टी है, और जो प्रॉपर्टीज मैटर की खुद की होती है वहां पे एक वर्ड का यूज किया जाता है जिसको हम कहते हैं इनहेरेंट प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? इनहेरेंट प्रॉपर्टी। इनहेरेंट प्रॉपर्टी मतलब मास जो है वो मैटर की कैसी प्रॉपर्टी है? इनहेरेंट प्रॉपर्टी। कोई इसको देता नहीं है। द सेम वे चार्ज भी आप किसी बॉडी को दे नहीं सकते। ऑलरेडी ये बॉडी के इसका ट्रांसफर हो सकता है इधर से उधर, लेकिन आप दे नहीं सकते उसको। तो चार्ज भी आपकी कैसी प्रॉपर्टी होती है? इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहे हैं। Now, हाँ, तो जनरली जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहां पे हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? चार्ज के बारे में। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एक चीज दिमाग में रख लो अपने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी कि स्टडी ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी कि स्टडी ऑफ चार्जेस। तो यहां पे हम किसकी बात करने वाले हैं? सिर्फ और सिर्फ चार्जेस की। आप ध्यान दीजिएगा, ये चार्ज है क्या और चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है। पहले तुम ये समझो कि ये चार्ज होता क्या है। तो मैं यहां डिफाइन कर दे रहा हूं कि चार्ज जो है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसकी? मैटर की। इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। दूसरी तरीके से उसको डिफाइन किया जा सकता है, जो चार्ज है वो इंडिपेंडेंट पार्टिकल होता है। क्या होता है? इंडिपेंडेंट पार्टिकल। इंडिपेंडेंट पार्टिकल इस यूनिवर्स का, ऑफ यूनिवर्स। कैसे? अब एटॉमिक स्ट्रक्चर तो भैया सब लोग जानते ही होंगे। दो पार्ट्स होते हैं इसके, एक होता है न्यूक्लियस, दूसरी होती है हमारी ऑर्बिट्स। यहाँ पे हमारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं और भी सब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पाए जाते हैं जो इससे छोटे होते हैं। बाहर कौन पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन। तो मुझे ये बताओ, यहाँ पे फ्री कौन दिख रहा है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन? सर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या फ्री टू मूव है? यस सर, बिल्कुल। ये फ्री टू मूव है, इसलिए इसको क्या बोला गया? इंडिपेंडेंट। क्या बोला गया? इंडिपेंडेंट। तो यहां से एक और चीज हमें इस चीज को बता रही है कि इलेक्ट्रॉन आपका इंडिपेंडेंट तो है ही है, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं इंडिपेंडेंट पार्टिकल होने के साथ साथ ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज भी होता है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज भी होता है। इसको ऐसे भी कह सकते हो, एलिमेंट्री पार्टिकल होता है यूनिवर्स का। कैसा पार्टिकल? एलिमेंट्री पार्टिकल। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब ये कुछ बातें थी जो चार्ज के बारे में थी, मैंने आपको बता दी। अब इसकी कैसे खोज हुई, हम इतना बेसिक स्टडीज में बिल्कुल भी नहीं जाने वाले हैं, हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। अब सबसे पहले हमें बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ना है। तो चलो हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं कि ये प्रॉपर्टीज चार्ज की हैं क्या। ये आपको यहाँ पे एक टेबल दिखाई दे रही है, इस टेबल की स्टडी हम बाद में करेंगे। पहले आप वो समझो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अब अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें बेटे, क्या बात करें? इलेक्ट्रिक चार्ज की। किसकी? इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो चार्ज का सिंबल क्या होता है? क्यू। इसकी यूनिट क्या होती है? सही, एवरीबॉडी नोस, कूलम। चार्ज जो है फिजिक्स में हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी को शो करता है। तो बेटा ये एक कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। वेरी गुड। अब अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज की, कि हमारी इस कायनात में, इस खूबसूरत दुनिया में सबसे छोटी यूनिट ऑफ चार्ज पाई क्या जाती है? सिंपल है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जो चार्ज होती है वो होती है प्लस माइनस ई। और आपको मालूम है इस पे चार्ज कितना होता है? प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। बेसिक सी बात है। अगर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 केजी। मैं लिखे देता हूं। और यही मास, अगर हम मास की बात करें, मास ऑफ प्रोटॉन की,
सॉरी ये तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने बताया, अगर मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो ये मास हो जाएगा आपका 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg, और यही मास आपका अप्रोक्सीमेशन में मास ऑफ न्यूट्रॉन भी कहलाता है। ऐसे क्लियर? तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी चार्ज के बारे में। अब देखो यहां क्या लिखा हुआ है, गौर से पढ़े। अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रिक चार्ज। भैया जो हमारे कंडक्टर्स में, वायर्स में करंट फ्लो होता है, जिसको आप करंट कहते हो, तो एक्चुअल में वो किसका फ्लो है? चार्ज का फ्लो। करंट तो आपकी पानी की धारा भी कहलाती है, क्योंकि यहाँ पे किसका फ्लो है? चार्जेस का, तो ये इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है आपका। अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें, देखो वही चीज मैंने आपको समझा दी। एक चीज और, आपके जो चार्ज होते हैं वो एक नहीं बल्कि दो बिरादरी के होते हैं। पहली बिरादरी है पॉजिटिव, दूसरी बिरादरी है नेगेटिव। ठीक है, अगर हम बात करें पॉजिटिव नेगेटिव की और नेगेटिव पॉजिटिव की, तो हम सभी को मालूम है इन दोनों के बीच में क्या होता है? प्यार होता है कि दुश्मनी? प्यार होता है। प्यार होता है। ठीक है, यहाँ पे प्यार होता है यानी कि अट्रैक्शन होता है। लेकिन अगर हम बात करें प्लस प्लस या माइनस माइनस की, तो जल्दी से बताओ दुश्मनी होगी या प्यार? दुश्मनी। हाँ, ये बात भी हमें अच्छे से मालूम है। हमें मालूम ये चला कि यहाँ पे चार्जेस आपस में इंटरेक्ट करते हैं। चार्जेस क्या करते हैं? आपस में इंटरेक्ट। अगर आपको याद हो ग्रेविटेशनल चैप्टर में आपने देखा था, एक मास ये है, दूसरा मास ये है, और दोनों पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, जिसको आप ग्रेविटेशनल फोर्स कहा करते थे। लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आपका होता है वो अट्रैक्टिव भी होता है प्लस रिपल्सिव भी होता है। ठीक है, रिपल्सिव भी होता है। ठीक है ना। हम नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। नाउ सी, होपफुली ये आपने कॉपी कर लिया था। यस सर। मास एंड चार्ज। अब ये मास और चार्ज में क्या रिलेशन है? देखो, साइंस की दुनिया के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हीरो की आपके सामने फोटो बनी हुई है, सर एल्बर्ट आइंस्टीन। और यहां पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, m इज इक्वल्स टू में m नॉट अपॉन में रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है ये वेरिएशन बताता है किसका? मास का वेलोसिटी के साथ में। तो एक्चुअल में यहां पे हमें पढ़ना क्या है? यहां पे हम मास और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन देखना चाहते हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में कहूं, मास का वेलोसिटी से रिलेशन क्या है? चार्ज के रिस्पेक्ट में। देखो दो चीजें होती है, एक होती है मास और दूसरी क्या होती है? चार्ज। क्या होती है? चार्ज। मास और चार्ज में डिफरेंस क्या है? मास हमेशा पॉजिटिव पाया जाता है, लेकिन क्या चार्ज हमेशा पॉजिटिव पाया जाता है? नो सर। चार्ज हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, ये हमारा जो मास होता है ये पॉजिटिव और चार्ज हमारा दोनों फॉर्मेट में। अब अगर हम चार्ज की बात करें तो ये जो फॉर्मूला है ये जनरली अभी तक जो हमने फिजिक्स पढ़ी थी, यानी कि नॉर्मल केसेस के लिए, बड़ी बड़ी ऑब्जेक्ट्स के लिए, मैसिव ऑब्जेक्ट के लिए, फॉर नॉर्मल केसेस जो m की वैल्यू है वो m0 के बराबर होती है, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला एक चलती हुई बॉडी का मास एक रुकी हुई बॉडी से ज्यादा होता है। लेकिन एक चलती हुई बॉडी का मास एक रुकी हुई बॉडी से ज्यादा कब होगा? एक कंडीशन है, जब हम इस कायनात की, इस दुनिया की उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात करेंगे जिन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हम अपने स्क्रीन पर अभी पढ़ रहे हैं, जैसे कि चार्ज। ठीक है, अगर बात चार्ज की होती है तो चार्ज की स्पीड खुद लाइट की स्पीड के अप्रोक्सीमेशन में होती है, दैट इज 10 की पावर 6। तो यहां पे मास चेंज कर जाता है। बात समझ में आ रही है? तो दिस फॉर्मूला will help you to understand the relation of charge with velocity and mass with velocity। तो अगर इस अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम बात करें तो क्या हम कह सकते हैं that mass do not depends on speed, mass do not depends on, साथ में लिखते जाइएगा, mass do not depends on speed। क्या ये लिखना सही रहेगा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं लिख रहा हूं, आराम से बैठे हुए हो आप लोग। है, चार्ज की अगर हम बात करें तो चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। चार्ज डू नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड।
लेकिन क्या मास स्पीड पर डिपेंड करता है? यस सर। हाँ, मास डिपेंड्स ऑन स्पीड। मास स्पीड पे किस कंडीशन पे डिपेंड करता है? जब बात कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की होती है, जैसे कि चार्ज हमारा, क्योंकि चार्ज की खुद की स्पीड 10 की पावर 6 होती है, जो स्पीड ऑफ लाइट के। अरे भैया, तो मुझे एक बात बताना, ठीक है, अगर अच्छा ये स्पीड ऑफ लाइट है और ये होता है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, भाई आप दौड़ोगे तो कितना तेज दौड़ लोगे? क्या स्पीड ऑफ लाइट के बराबर दौड़ सकते हो? नो सर। तो ओवरऑल ये फ्रैक्शन कम होगा ना। तो क्या m और m0 बराबर नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। ओके सर। समझ रहे हो कि नहीं? क्लियर हुआ इतना? यस सर। ठीक है, तो ये रिलेशन है मास और चार्ज में। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, मास पॉजिटिव होता है, चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव हमारा दोनों होता है। मास के अंदर सलाहियत होती है कि मास की वजह से एक फोर्स लगता है, जो तुमने फोर्स बढ़ा था, ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज की वजह से लगने वाला जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एग्जांपल के तौर पे अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं नीचे छोड़ूं तो क्या जमीन से हाथ निकल के आया जो इसने खींचा? नहीं, ये एक फील्ड फोर्स है, दूर से ही लगता है। ग्रेविटेशनल एक फील्ड फोर्स है, दूर से ही इसको अट्रैक्ट करेगा। तो जब हम छोड़ेंगे तो ये कहां जाएगा? नीचे। इस दुनिया में हमारे अर्थ की अगर हम बात करें, किसी भी चीज को अगर ऊपर उठाएंगे तो उसको जाना कहां है? वापस नीचे ही जाना। ठीक है, अगर पूरे अर्थ की पेरीफेरी की हम बात करें तो जिस ऑब्जेक्ट को तुमने ऊपर उठाया वो जाएगा नीचे ही। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं चौक से बोर्ड पे लिखूं तो तुमने देखा है चौक के पार्टिकल्स बोर्ड से चिपक जाते हैं। अब ग्रेविटेशनल फोर्स काम क्यों नहीं कर रहा है चार्ज पार्टिकल्स पे? अभी तक दुनिया सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स को जानती थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को नहीं जानती थी। क्यों काम नहीं कर रहा है? इसलिए काम नहीं कर रहा है क्योंकि दुनिया को यह बात मालूम नहीं है कि एक फोर्स इस दुनिया में ऐसा छुपा हुआ है, जब वो लगता है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स के भी छक्के छुड़ा देता है, और उस फोर्स का नाम क्या है? हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ रहे हैं बेटे। नाउ देखो, आगे एक प्रॉपर्टी दी गई है हमारी, कौन सी? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, किसी भी प्रॉपर्टी को पढ़ने से पहले ये समझो कि इस वर्ड का मतलब है क्या। ये क्वांटाइजेशन मतलब क्या होता है? एनीथिंग which is available in fixed amount, which is available in a फिक्स्ड अमाउंट। fixed amount। कोई भी चीज जो फिक्स अमाउंट में मौजूद हो। देखो, इसको मैं तुम्हें किस तरीके से समझाऊंगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे एक बॉडी हमारे पास, ठीक है, हम अगर इस बॉडी से, अच्छा अभी इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल रहे, पहले ये समझो, अगर ये बॉडी न्यूट्रल है, अगर ये बॉडी न्यूट्रल है, अगर ये बॉडी न्यूट्रल है तो क्या इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जीरो है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जीरो है। यस सर। भाई मारो मुझे, मारो आके। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या जीरो है? किसी बॉडी का न्यूट्रल होने का ये कतई मतलब नहीं है कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो है। इसका मतलब ये है कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। 11th पढ़ चुके हैं पूरा, हाल बिल्कुल निब्बा निब्बी वाला हो रखा। सॉरी सर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर है, मतलब फ्रीक्वेंसी दोनों की कैसी है? सेम। जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने प्रोटॉन। अच्छा आप बताना, अगर मैं 5 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालूंगी तो आप बताओ इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी होगी? कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी? 5। तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? +5e। अब अगर मैं इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकालूं तो कितने की डिफिशियंसी होगी? 1। अगर मैं 2 निकालूं तो 2। 3 निकालूं तो 3। 3.5 निकालूं तो ऐसा क्या 3.5 निकाला जा सकता है? नहीं सर। और क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है? यही तो क्वांटाइजेशन है कि या तो हम चार्ज 1 निकाल सकते हैं, या तो 2 निकाल सकते हैं, या तो 3 निकाल सकते हैं। हम 4.5 नहीं निकाल सकते, हम 6.5 नहीं निकाल सकते। 6.5 इलेक्ट्रॉन निकालना ये बात गलत है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमेशा इलेक्ट्रॉन या तो 1 पाया जाएगा, या 2, या 3, या 4। 3.5, 4.5 नहीं पाया जाता। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट पार्टिकल, इंडिपेंडेंट
particle that can be found in this universe is one electron, और इस वन इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, हमारा फंडामेंटल चार्ज। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल Charge. चार्ज। ठीक है भाई, फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं इसको। दूसरी चीज जो हमें यहाँ पे ग्रास्प करना है, मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप लोग इसको रफ कर लीजिएगा पॉज करके, पूरा हटा रहा हूं मैं। दूसरा पॉइंट जो हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में लिख सकते हैं वो ये है। पहला पॉइंट, इस दुनिया में सबसे छोटा चार्ज जो पाया जा सकता है वो चार्ज किसमें? एक इलेक्ट्रॉन पे। और वो कितना होता है हमें मालूम है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर अगर हम क्वांटाइजेशन की बात करें तो ये क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है ये भी समझ लो। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि कभी भी 1.5 या 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे, या तो 1 या 2 या 3 इस तरीके से पाए जाएंगे। तो चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट in integral multiple of फंडामेंटल चार्ज। हमेशा फंडामेंटल चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहां से फॉर्मूला बना Q इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ NE। यहां पे Q क्या होता है? हमारा चार्ज होता है बिनो। N क्या हो जाएगा? इंटीजर वैल्यू। और ही हमारा फंडामेंटल चार्ज। ठीक है, क्वांटाइजेशन मतलब समझ में आया? एनीथिंग व्हिच इज अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन एंड दैट इज बी नोन एज फंडामेंटल चार्ज। तीसरा पॉइंट, चार्ज ऑलवेज फाउंड इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। मतलब या तो चार्ज आपका +-1e पाया जाएगा, या +-2e पाया जाएगा, या +-3e पाया जाएगा, एंड सो ऑन अप टू +-NE पाया जाएगा। कभी भी चार्ज आपका 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, कभी भी चार्ज आपका 3/5 इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। ये कंडीशन फॉल्स है, और ये कंडीशन हमारी कैसी है? ट्रू। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, जो हमारी होती है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। नाउ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को बेटे समझने के लिए तुम्हें सबसे पहले एक बात समझनी है कि ये आइसोलेटेड सिस्टम हम कहते हैं किसे। अगर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज समझना चाहते हो तो पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम। ये आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? एक ऐसा सिस्टम जहां अंदर से कोई बाहर ना जा सके और ना बाहर से कोई अंदर आ सके, चाहे वो एनर्जी हो चाहे वो चार्ज हो। ठीक है, अब आइसोलेटेड सिस्टम जो है हमारा यहां पे, इसको अपना पॉइंट बना के मैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपको बताने जा रहा हूं। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम अगर हम बात करें तो ये एक हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है। इसमें चार्ज कुछ ऐसे फैले हुए हैं। हमने माना यहाँ +3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ +2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ -1 इलेक्ट्रॉन है। हमने क्या किया? हमने इस बॉडी को लिया और कुछ कुछ किया। कुछ कुछ करने का तात्पर्य ये है मेरा, इसको मैंने शेक किया, है ना, थोड़ा सा इसके कस के हिला दिया। हिलाने के बाद हमने देखा जब कुछ कुछ हुआ, जब कुछ कुछ किया तो कुछ कुछ हुआ, और कुछ कुछ होने पे हमें बाद की कंडीशन कुछ ऐसी मिली कि जो चार्ज हमारा यहाँ पे आया वो -2 कूलम आया, जो चार्ज यहाँ आ गया वो 4 कूलम आ गया। अरे चार्ज तो पूरी बॉडी में बिखरे हुए होंगे ना, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा आपको ये बताना है। अगर इसको हम Q1 मान लें, इसको हम Q2 मान लें, और इसको अगर हम Q3 मान लें, इसको हम Q1 डैश मान लें, इसको हम Q2 डैश मान लें, और इसको हम Q3 डैश मान लें, तो क्या हम कह सकते हैं Q1 + Q2 + Q3 किसके बराबर होगा? Q1 डैश + Q2 डैश + Q3 डैश के बराबर। तो Q1 कितना है? 3 + 2 -1 इज इक्वल्स टू में -2 + 4, और ये हमें Q3 पता करना है। तो 3 2 5 और 1 4 हो गया, ये हो गया +2 + Q3। तो यहाँ से Q3 कितना आएगा? जल्दी बताएं, Q3 कितना आएगा? 2 कूलम।
तो Q3 पे हमारा चार्ज कितना आया, 2 कूलम चार्ज। अब एक्चुअल में जो हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है वो होता क्या है, चार्ज को ना तो बनाया जा सकता है, हम सभी जानते हैं बात, इसलिए मैंने नहीं बताई। चार्ज कैन neither be created nor can destroyed but it can transfer। एक जगह से दूसरे जगह चार्ज का ट्रांसफर मुमकिन है, लेकिन इसको खत्म भी नहीं किया जा सकता, इसको बनाया भी नहीं जा सकता, और इसका डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं, इनहेरेंट इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हमने देखो यहां पे क्या लिखा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग चार्ज को ना बनाया जा सकता है ना खत्म, मतलब जितना था उतना ही रहेगा, मतलब चार्ज कैसा है कंजर्व। आओ चेक करें, 3 + 2 5, 5 - 1, टोटल चार्ज कितना है सिस्टम पे, 4 कूलम। इधर देखो -2 + 4 + 2 + 2, और ये कितना आया +2, कितना हो गया 4 कूलम। क्या जितना था उतना ही है, बिल्कुल उतना ही है। तो क्या यहाँ पे चार्ज कंजर्व है, बिल्कुल है। तो चार्ज कंजर्व होने का मतलब क्या है, चार्ज को बनाया भी नहीं जा सकता, खत्म भी नहीं किया जा सकता है, चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट थ्योरी मैं इसकी आपको देने वाला हूं वो है आपकी कि द टोटल चार्ज on an isolated system always remains constant। हमेशा कैसा रहता है, कांस्टेंट या कंजर्व। किसी आइसोलेटेड सिस्टम पर हमेशा चार्ज कैसा रहता है, कंजर्व। ये अभी हमने देखा भी, दो बॉडी के बीच में भले ही हमने कुछ भी कर लिया, शेक कर लिया उस बॉडी को, लेकिन हमने ये चीज चेक करी कि जो चार्ज टोटल पहले बॉडी पे था वही बाद में। तो टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। अब देखो इस टेबल में लिखा भी है कि जो चार्ज होता है किसी आइसोलेटेड सिस्टम का वो हमेशा कैसा रहता है, कंजर्व। मतलब जो इनिशियल होगा वही आपका फाइनली रहने वाला है। ठीक है, दिस लॉ इज अ फंडामेंटल फिजिकल लॉ, नेट चार्ज इज द सेम बिफोर एंड आफ्टर एनी इंटरेक्शन। तो भैया यही तो पढ़ाया मैंने। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था उस पे हम आ चुके हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को शुरू करने से पहले मैंने आपको ये बात बताई थी कि चार्ज के बारे में आपको प्रॉपर्टीज चार्ज की जानना बहुत जरूरी है। चार्ज होता क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। लेकिन बेटा अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, तो अभी तक हम चार्ज के बारे में समझ चुके हैं। ठीक है, चार्ज के बारे में हम समझ चुके हैं। वेट अ मिनट। ठीक है, अब हमें ये जानना है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में चार्ज का किस तरीके से यूज है। ठीक है, अच्छा ये समझिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है क्या। देखो यहाँ क्या लिखा है, मैरिज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। कसम से ये रिश्ता बहुत पवित्र है, और जब ये रिश्ता बनता है ना तो नए कॉन्सेप्ट्स को जन्म देता है। अभी आप एट लास्ट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो कि जेईई का प्योर टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये इंटरेस्टिंग किस चीज ने इसको बनाया, इंटरेस्टिंग बनाया इन दोनों के मिलन ने। एक इलेक्ट्रो वर्ड और एक मैग्नेटिज्म वर्ड के मिलन ने इसको क्या बनाया, बहुत स्ट्रॉन्ग पवित्र रिश्ता। जब ये दोनों मिलते हैं तो जैसा मैंने कहा था ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो अगर हम बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करें, किसकी बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मैं ऐसे समझाऊं आपको, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा हमारा होता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ठीक है, ये दो पार्ट्स हैं हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ठीक है, थोड़ा सा और इजी वे में मैं इसको ब्रीफ करना चाह रहा हूं, इसको क्लीन करते हैं। मैं काम करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है क्या। आप सबसे पहले ये समझो, तो जैसा कि मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम किसकी स्टडी करेंगे, चार्ज की। किसकी, चार्ज की। ठीक है, तो यहां पे मैंने लिखा चार्ज, यहां मैंने लिखा चार्ज। मैं आपको पहले ही बता दूं, चार्ज एक ऐसी चीज है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन चार्ज की अपनी एक अलग ही अदा है। ठीक है, अब ये अदाओं को समझना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि इस अदा को अगर हम समझ गए
तो सचमुच में चार्ज पे हम फिदा होने वाले हैं। देखो अदा क्या है। अगर हम बात करें चार्ज की, तो चार्ज की एक अदा है कि जब चार्ज रेस्ट पर होता है तो वो अलग प्रॉपर्टीज को जन्म देता है, एक अलग तरह की प्रॉपर्टी को जन्म देता है। बिल्कुल, जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो चार्ज एट रेस्ट में हम यहां पढ़ते हैं हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। और जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं तो चार्ज की रेस्ट में रहने वाली प्रॉपर्टी एक नई चीज को जन्म देती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे हम किसकी स्टडी करेंगे? ऑल इन ऑल पूरी स्टडी करेंगे यहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है तो इसको हम डिवाइड करेंगे कई पार्ट्स में। पहला है हमारा इलेक्ट्रो 1, दूसरा है हमारा इलेक्ट्रो 2 और तीसरा होता है हमारा कैपेसिटर। जो हमारा इलेक्ट्रो 1 है, तो इलेक्ट्रो 1 में बेसिकली क्या होता है मैं आपको बता दूं। इलेक्ट्रो 1 में क्या होता है, हम बिल्कुल बेसिक मैकेनिक्स पढ़ते हैं चार्ज की। और अगर इलेक्ट्रो 2 की हम बात करें तो यहां पे हम गॉस लॉ पढ़ते हैं, कंडक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। कैपेसिटर एक लास्ट टॉपिक रहने वाला है हमारा। दूसरी जो चार्ज की अदा होती है ना, वो होती है जब चार्ज किसमें हो? मोशन में। अब चार्ज एक नहीं बल्कि दो तरीके से मोशन में हो सकता है। एक, जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चले, और एक जब वो एक्सेलरेटेड वेलोसिटी से चले। एक जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है और एक जब वो एक्सेलरेटेड वेलोसिटी से चलता है। तो जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है तो बेटा अभी तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट कर ही रहा था, अब साथ ही साथ ये मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। और यहाँ पे पहला चैप्टर जो इंट्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे दूसरा टॉपिक जो हमें पढ़ना रहता है इसमें वो होती है मैग्नेटिज्म। फिर इसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट, फिर इसी में ईएमआई और ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें चार्ज जब एक्सेलरेटेड मोशन में होता है, तो जब चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में होता है यानी कि उसकी वेलोसिटी वेरिएबल होती है, तो इस वाली कंडीशन में अभी तक वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट कर ही रहा था, मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट कर ही रहा था, अब वो एक नई तरह की वेव्स रेडिएट करता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और यहाँ पे एक जेई का बेहतरीन चैप्टर है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो हम डिस्कस करेंगे सबसे बाद। इज इट क्लियर? तो सुन लो मेरी बात, चार्ज की अपनी एक अदा होती है। जब चार्ज रेस्ट में होता है तो उसकी प्रॉपर्टीज अलग होती है, जब चार्ज मोशन में होता है तो उसकी प्रॉपर्टीज अलग होती है। जब चार्ज रेस्ट में होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है। जब चार्ज मोशन में होता है तो मोशन में दो तरीके से हो सकता है, या तो विद कांस्टेंट वेलोसिटी या तो विद एक्सेलरेटेड मोशन। तो जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा तो कांस्टेंट वेलोसिटी से वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही जनरेट करेगा। लेकिन अगर हम बात करें जब चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन से चलेगा तो अभी तक उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो थी, मैग्नेटिक फील्ड भी थी, अब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी प्रोड्यूस कर रहा है। और यही हमारी आगे क्या बनने वाली है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इसी के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की हम बेहतरीन शुरुआत करने जा रहे हैं। और ये हमारा पहला टॉपिक आ गया हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, कूलम्स लॉ, ठीक है। कूलम्स लॉ, अब ये कूलम्स लॉ होता क्या, बड़े आराम से इसको समझेंगे। जब तो चार्ज कूलम ने दिया है, ठीक है, और ये लॉ वैलिड है पॉइंट चार्जेस के ऊपर। किसके ऊपर? पॉइंट चार्जेस के ऊपर, ठीक है। अब ये हमारे पॉइंट चार्ज होते क्या है? तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें दो ही टाइप के चार्जेस के बारे में स्टडी करना है, एक पॉइंट चार्ज और दूसरे हमारे होते हैं एक्सटेंडेड चार्जेस, ठीक है। एक्सटेंडेड चार्जेस जो है ये हम पढ़ेंगे हमारे गॉस लॉ में, कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम में, ठीक है, ठीक है, कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम में। और पॉइंट चार्जेस हमारा कूलम्स लॉ का पार्ट है। तो कूलम्स लॉ वैलिड कब है? जब हम किसकी बात करते हैं? पॉइंट चार्जेस की। तो यहां लिख दे रहा हूं मैं, वैलिड कब है? जब हम पॉइंट चार्जेस की बात करते हैं, ठीक है। एक्सटेंडेड चार्जेस अभी का पार्ट नहीं है हमारा, तो इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है ना। अब ये पॉइंट चार्जेस होते क्या है? जो पॉइंट की बराबर नजर आए, जो पॉइंट जैसे देखें, डिस्टेंस बहुत दूर है ना, डिस्टेंस मान लो कोई स्फीयर है अगर ऐसा और इस पे चार्ज ऐसे बिखरा हुआ है, तो क्या ये पॉइंट चार्ज है? नहीं,
ये एक्सटेंडेड चार्ज है, लेकिन अगर इसको मैं बहुत दूर ले जाऊं तो क्या ये पॉइंट की तरह बिहेव करेगा? उस कंडीशन में ये पॉइंट चार्ज होगा। तो कहीं ना कहीं पॉइंट चार्ज होना इस बात की दलील है कि डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से भी पॉइंट चार्जेस होते हैं। ठीक है, तो यहां पे पहली कंडीशन क्या है कूलम्स लॉ की? कूलम्स लॉ इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। अब मैंने एक पॉइंट चार्ज बेटा माना यहां, दूसरा पॉइंट चार्ज मैंने यहां माना। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस मैंने ली r। अगर ये फर्स्ट चार्ज है, ये सेकंड चार्ज है, तो आपको दिख रहा है दोनों चार्जेस का जो साइन है वो सेम है। अगर मैं इसको फिक्स कर दूं तो इस पर फोर्स कहां लगेगा? इसकी वजह से रिपेल करेगा, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 ये लगेगा। इसको ऐसे लिखा जाता है, सेकंड पर फर्स्ट की वजह से फोर्स लग रहा है, उसको हम ऐसे रीड करते हैं, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। वहीं फर्स्ट बॉडी की बात करें तो इस पे फोर्स यहां लग रहा होगा। ठीक है, अच्छा ये बताओ क्या दोनों का मास सेम है? बिल्कुल सेम है। अगर इसके एक्सेलरेशन की बात करें तो इसकी भी एक्सेलरेशन इधर होगी और इसकी भी एक्सेलरेशन इधर होगी। अच्छा, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करता है? बिल्कुल, ये डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करता है। ठीक है, दूसरी चीज, क्या ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस पे भी डिपेंड करता है? भाई जितना मैग्नीट्यूड उतना फोर्स। बड़े स्फीयर्स लोगे बड़ा फोर्स, छोटे स्फीयर्स लोगे छोटा फोर्स। तो क्या ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस पे भी डिपेंड कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। ठीक है, अच्छा, और कूलम्स लॉ में हम क्या जान सकते हैं? पहली बात, ये डिफरेंट बॉडीज पे लगेगा। दूसरी बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। मैग्नीट्यूड शुड बी सेम यार, मैग्नीट्यूड शुड बी सेम, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस शुड बी सेम। ठीक है ना? क्या तीसरी बात हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो अपोजिट इन डायरेक्शन लगता है, अपोजिट इन डायरेक्शन। इन तीनों बातों से क्लास 11 की कोई बात याद आ रही है क्या? ऐसा फोर्स जो मैग्नीट्यूड में सेम हो, इक्वल एंड अपोजिट लगे। शायद ये एक्शन रिएक्शन पेयर के नाम से हमने कुछ पढ़ा था। तो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हमारा एक्शन रिएक्शन पेयर होता है? बिल्कुल होता है। तो बेटे कूलम्स लॉ में इतनी बात आपको क्लियर हुई। पहली बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक बॉडी पे नहीं लगता, दो डिफरेंट बॉडीज पे लगता है। मैग्नीट्यूड सेम रहता है चार्जेस का। तीसरी बात, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा रहेगा? डिफरेंट। अगर हम बात करें तो क्या हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर है? अब ये बातें पढ़ने के बाद अगर मान लो एक बच्चा है छोटू, ठीक है, उसने कूलम्स की ये बातें सुनी, सुनने के बाद कहा अच्छा ये एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2। तो Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स लगता है वो डिफरेंट बॉडीज पे लगता है। अच्छा, मतलब इसने इस पे फोर्स लगाया, इसने इस पे। ठीक है, ये फोर्स सेम मैग्नीट्यूड का होता है और अपोजिट डायरेक्शन का होता है, तो उसने ऐसा बनाया। तो क्या छोटू का ये इंटरप्रिटेशन गलत है? अरे भाई एक्शन रिएक्शन पे है, गलत है क्या? उसके अकॉर्डिंग ये गलत नहीं है, सही है। लेकिन क्या अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ ऐसा होता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो कूलम्स ने ये एरर पाया और एक नया स्टेटमेंट दिया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा होता है, it always acts along the line joining the center of charges। ये फोर्स हमेशा जो लाइन चार्ज टू चार्ज के सेंटर को कनेक्ट किया करती है, ये एक्सिस इसके अलोंग लगता है, ना कि इसके अलोंग। मतलब ये चार्ज कैसा लगेगा? अगर ये Q1 है, ये Q2 है, तो इसके सेंटर से पास होती हुई लाइन क्या यही है, तो ये फोर्स यहां पे ऐसा लगेगा और यहां पे ऐसा लगेगा। अगर ये चार्जेस अपोजिट है तो टुवर्ड्स लगेगा, अगर ये चार्जेस सेम है तो दूर जाता हुआ लगेगा, दूर जाता हुआ लगेगा। क्या इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, मैं आगे इसको बना रहा हूं। तो कुछ पॉइंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होता है? अपोजिट बॉडीज पे लगता है।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपोजिट इन डायरेक्शन लगता है। और हमने क्या इंटरप्रेट किया बच्चों यहां से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो क्या हमारा एक्शन रिएक्शन पेयर है, बिल्कुल। बाद में हमें क्या मिला, इट एक्ट्स अलोंग द लाइन joining the centers of the charges। और ऐसे फोर्सेस जो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स लगते हैं, चार्जेस के सेंटर टू सेंटर जो फोर्स लगा करते हैं, ऐसे फोर्स को एक नया नाम दिया गया है और उसको हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्सेस। होपफुली इतनी बात आपको समझ गई। इसके आगे हम बढ़ रहे हैं एक नई बात और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में मैं बता दे रहा हूं। हालांकि प्रॉपर्टी को हम आगे डिस्कस करेंगे। जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। कैसा होता है ये, कंजर्वेटिव इन नेचर। अगर थोड़ा बहुत भैया याद हो क्लास 11 का, तो शायद कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस आपने पढ़े थे जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता था, जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पाथ पे डिपेंड करता था। तो हमें यहां से ये बात पता चली कि जो बेटे हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो आपका जो होता है उसका वर्क डन किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर। ठीक है, इसका वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होता है। इज इट क्लियर? ठीक है, और कुछ बातें इसके बारे में, उससे पहले आप ये नोट डाउन करें, हटा रहा हूं मैं। ठीक, फोर्स 1-2 का मैग्नीट्यूड फोर्स 2-1 के बराबर होगा, पहली बात। ठीक है, अपोजिट बॉडीज पे लगेगा। अपोजिट की जगह अगर हम डिफरेंट वर्ड का यूज करें तो ज्यादा अच्छा है। डिफरेंट बॉडीज पर लगता है। अपोजिट इन डायरेक्शन लगता है। अपोजिट इन डायरेक्शन मतलब F12 क्या माइनस ऑफ F21 याद रखना सही रहेगा। बेसिक सी बातें जल्दी हम कर रहे हैं, इसके बाद क्वेश्चन में आना है। F12 क्या माइनस ऑफ F21 के बराबर होगा। तीसरी बात, ये एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। ठीक है, फिर सुन लो, फोर्सेस का मैग्नीट्यूड यहां बराबर रहता है, डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट होता है, अपोजिट इन डायरेक्शन होता है, एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, कंजर्वेटिव इन नेचर होता है, सेंट्रल फोर्स होता है। ठीक है, अब हमने देखना है यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक का फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया, जो हमने एक्सप्लेनेशन से एक्सप्लेन किया, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब बेटे जो यहाँ पे K दिख रहा है, K ये कांस्टेंट होता है हमारा और इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बेटा ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये होता है हमारा परमिटिविटी। अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे इसके बारे में, बाद में हमें डिस्कस करना है। परमिटिविटी ऑफ व्हाट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, अब ये परमिटिविटी क्या होती है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम रिलेटिव परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो परमिटिविटी जो होती है, इतना जान लीजिए कि मीडियम की एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, मीडियम पे डिपेंड करती है, तो इट डिपेंड्स ऑन मीडियम। ये मीडियम पर हमारी डिपेंड करती है। ठीक है, अगर ये मीडियम पे डिपेंड करती है तो के भी डिपेंड करेगा किस पे, मीडियम पे, डिपेंड्स ऑन मीडियम। क्या इसका मतलब ये है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी किस पे डिपेंड करेगा। ये हमें इंपॉर्टेंट बात पता चली कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पर डिपेंड करता है। लेकिन वही हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पर डिपेंड करता था, बिल्कुल नहीं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल का कॉन्सेप्ट था वहां। चलो इसको मैं रिवाइज कर रहा हूं ना। अब मैं बात करूं कि यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के फॉर्मूले में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रिलेशन आर के साथ क्या कुछ ऐसा दिख रहा है। इसको हम बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, ग्राफ अगर इनके बीच में मैं बनाऊं तो एफ और आर स्क्वायर के ग्राफ में
कर्व हमारा ऐसा जाता है, मालूम है ना, इनवर्स रिलेशन में कर्व ऐसा बनता है, ठीक है। अब इस बात का मतलब क्या है ये भी समझ लीजिए। अगर मैं डिस्टेंस को डबल करूं तो फोर्स पे भैया क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, जल्दी बताओ। फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, कमेंट्स करके बताएं। फोर्स जो है हमारा दैट इज एफ डैश, अगर आर को आपने डबल किया तो शायद 4 गुना कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। और अगर आर को मैं हाफ कर दूं, मतलब आधा कर दूं, ठीक है, हाफ कर दूं, तो हम देखेंगे यहाँ पे जो हमारा नया फोर्स है वो 4 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रिलेशन डिस्टेंस के साथ इनवर्स नहीं है, सिर्फ इनवर्स के साथ साथ स्क्वायर भी है, ठीक है। चलो ये बात आपको क्लियर हो चुकी है, हम आगे बढ़ रहे हैं। अब ये वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ क्या है, ये जो आपने फॉर्मूला पढ़ा थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, इट इज K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बेटा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो फॉर्म है ना वो स्केलर फॉर्म है। अभी हम इसकी वेक्टर फॉर्म जानना चाहते हैं, तो वेक्टर फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने Q1 बनाया पॉइंट चार्ज, एक Q2 पॉइंट चार्ज हमने यहाँ बनाया, इनके बीच की डिस्टेंस ये है और इसको हमने नाम दिया मॉड R, ठीक है ना। ये वाला इस पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन पे, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये वाला इस पर फोर्स लगाएगा तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इस पे लगा, ठीक है ना। अब इस मॉड R की क्या दो पोजीशन वेक्टर हो सकते हैं, एक ये और एक ये, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में बात करना चाह रहे हैं। ये वाला जो पोजीशन वेक्टर होगा इसको कैसे लिखते हैं, यहाँ भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा है, पूरा वेक्टर्स कैलकुलेशन है क्लास 11 का, ठीक है। तो क्या इसको हम ऐसे लिखेंगे R2 माइनस R1 वेक्टर, फाइनल में से इनिशियल माइनस पोजीशन वेक्टर ना, क्या इसको हम ऐसे लिखेंगे R1 माइनस R2 वेक्टर। अब आप गौर से देखिए, इसके डायरेक्शन का पोजीशन वेक्टर कौन सा है, ये वाला, इसके डायरेक्शन का पोजीशन वेक्टर कौन सा है, ये वाला। तो बेटा जब ये वाला फोर्स कैलकुलेट करोगे तो ये वेक्टर रखना पड़ेगा, और जब ये वाला फोर्स तब ये वाला वेक्टर रखना पड़ेगा। तो अभी मान लीजिए मैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 निकालना चाहता हूँ, ठीक है। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे K Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R स्क्वायर। ये तो स्केलर फॉर्म है हमारा, हमें वेक्टर फॉर्म चाहिए। अच्छा हमें याद है किसी भी चीज की वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए हमें उसका यूनिट वेक्टर चाहिए पड़ता है, तो इस डायरेक्शन में इसका यूनिट वेक्टर कौन बनेगा, ये R1 माइनस R2 यूनिट वेक्टर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है हमें यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में चाहिए, तो वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी, डायरेक्शन देता कौन है, यूनिट वेक्टर। अच्छा F12 के डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है वो ये वाला है या ये वाला, ये वाला, तो ये वाला यूनिट वेक्टर हमने यहाँ लिखा R1 वेक्टर, ठीक है। अब आप सभी को मालूम है बच्चों कि A कैप को हम कैसे लगते हैं, A वेक्टर अपॉन मॉड, उसको हम ब्रेक करके कैसे लिखेंगे, F12 विल बी इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन में मॉड R का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 ना। अब क्या हम मॉड R1 माइनस R2 को मॉड R लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या यहां पे इस जगह ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, बिल्कुल पुट कर सकते हैं। तो F12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, K Q1 Q2 अपॉन में मॉड R1 माइनस R2 का होल क्यूब R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। सेम सिनेरियो है भाई, जैसे ये निकाला वैसे ये निकल आएगा ना, दिक्कत क्या है, बस इसके लिए पोजीशन वेक्टर हमने ये वाला लिया और इसके लिए पोजीशन वेक्टर तुम इसके डायरेक्शन वाला लोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स वर्सेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जल्दी से लिखेंगे यार। ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा क्या होता है, Fg हमारा कितना होता है, पढ़ चुके हैं हम, G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बच्चा हमारा क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अगर यहाँ पे हम सिमिलरिटीज और डिफरेंस की बात करें, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सिमिलरिटी बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो पहली क्या सिमिलरिटी है,
क्या दोनों फॉलो करते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ? बोथ फॉलोस इनवर्स स्क्वायर लॉ, बिल्कुल। वो भी आर स्क्वायर के इनवर्स रिलेशन में, ये भी आर स्क्वायर के इनवर्स रिलेशन में। दूसरा पॉइंट, क्या दोनों ही सेंट्रल फोर्सेस हैं? बिल्कुल। ये फोर्स भी सेंटर टू सेंटर लगा करता है, ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू पॉइंट मासेस। और ये वाला फोर्स भी सेंटर टू सेंटर लगा करता है, भी सीखा हमने। कैसे सेंटर टू सेंटर लगता है? अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ व्हाट? पॉइंट चार्जेस। ठीक है, चलो ये सिमिलरिटीज निकल के आ गई। अब अगर हम दो डिफरेंस की कोई बात करें तो पहला डिफरेंस हमारा क्या बनेगा? बेटा इस पे इतनी डिटेल चर्चा में नहीं करनी है, मेरा में करने क्वेश्चन, तो समझते जाओ। डिफरेंस की अगर बात करें तो दोनों में डिफरेंस क्या है? हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो कैसा होता है? अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव बोथ। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें क्या डिस्कस कर सकते हैं? जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है इट डिपेंड्स ऑन मीडियम। ये मीडियम पर डिपेंड करता है, अलग मीडियम में अलग अलग वैल्यू हो जाएगी इसकी। लेकिन अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की हम बात करें तो ये मीडियम पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। इट डू नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम। बहुत बढ़िया। चलो, हमें यह भी मालूम है यहां पे g की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 होती है। हमें यह भी मालूम है यहां पे k की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है। अगर नहीं मालूम तो यहीं कहीं बता दे रहा हूं, k की वैल्यू आपको पता चली चुकी है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में भी जान लो, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ठीक है, यूनिट निकालना हो तो कोई बड़ी बात नहीं, आप खुद ही निकाल लोगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। चलो, अब हमारा आ गया क्वेश्चन। बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, ठीक है, आप लोग खुद पढ़े इसको। फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रिलेशन पूछा गया है, रेशियो पूछा गया है ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ। फॉर टू इलेक्ट्रॉन्स प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस अपार्ट इन एयर। एयर में दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कुछ डिस्टेंस अपार्ट रखे गए, और इस पर लगने वाला, देखो बेटे ये क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज में से लिया गया है ना, प्रॉपर्टीज आना इसलिए बहुत जरूरी है। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे, यहाँ पे ये पॉइंट चार्जेस हैं, और इनके बीच में, अच्छा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो इनका मासेस भी होगा। ठीक है, इनके बीच में Fe/Fg का आपको रिलेशन बताना है। क्या दिक्कत है भाई? Fe का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? Q1Q2/r²। लो हो गया, क्या दिक्कत है? Fg का फॉर्मूला बोलो, Gm1m2/r²। लो भाई साहब, खत्म। ठीक है, अब ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा K/Q1Q2/Gm1m2। क्या तुम्हें K की वैल्यू नहीं मालूम? क्या तुम्हें क्यों नहीं मालूम? E दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन, दैट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। तो ये क्या हो जाएगा? Ke²/ मासेस भी दोनों के सेम है, मास, तो m² रख दो फॉर्मूले में वैल्यू। K की जगह आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9, यह आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का वॉट होल स्क्वायर। अब इतना लंबा सॉल्यूशन मैं यहाँ सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। 6.67 इंटू 10 की पावर -11 मल्टीप्लाई में 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, इसका स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे ना बच्चों तो अप्रोक्सीमेशन में आंसर आपका आता है 10 की पावर 42 के बराबर, समथिंग 10 की पावर 4। ये किस बात को इंडिकेट कर रही है? ये इस बात को इंडिकेट कर रही है कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में 40 गुना बड़ा रहता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? नो। अब देखो इसी में एक क्वेश्चन मैं आपको और देना चाहता हूं, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी पे ही बेस्ड है, क्योंकि प्रॉपर्टी का सवाल है तो एक प्रॉपर्टी और मुझे याद आ गई ना। देखो क्वेश्चन है आपका, कैन वी गिव +8 इंटू 10 की पावर -18 कूलम चार्ज ऑन एनी बॉडी, या किसी बॉडी को
इतना चार्ज दिया जा सकता है। कैसे करेंगे इसको? यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ एनी। Q कितना होता है? होता क्या है? दिया है 8 इंटू 10 की पावर माइनस 18 प्लस माइनस एन। ई कितना है हमारा? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये सभी को मालूम है डेटा। एन की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 8 इंटू 10 की पावर माइनस 18 अपॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। इससे ये कैंसिल करोगे तो 8 अपॉन में 1.6 इंटू में 10, ये 0 हटेगा, ये 50 टाइम्स जाएगा, सॉरी 5 टाइम्स जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया? 50। एन की वैल्यू इंटीजर आ रही है कि नहीं? अगर एन की वैल्यू इंटीजर आ रही है तो हाँ, ये बात सही है कि हम किसी बॉडी को इतना चार्ज दे सकते हैं। अब ये n इज इक्वल टू प्लस 50 का मतलब क्या है ये समझ लो। मतलब बॉडी से अगर 50 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाए तो बॉडी के पास कितना चार्ज आ जाया करता है? 8 इंटू 10 की पावर माइनस 18 कूलम। नोट डाउन करें, हटा रहा हूं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चार्ज है हमारा Q, जिसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया सच दैट व्हेन दीस टू पार्ट्स आर केप्ट एट सम सेपरेशन। जब ये दोनों ही पार्ट कुछ दूरी पे रखे गए, 1 मिनट, जब ये दोनों ही पार्ट कुछ दूरी पे रखे गए तो हमने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनके बीच में क्या हो गया? मैक्सिमम। जो Fe हो गया वो क्या हो गया? मैक्सिमम। तो फाइंड चार्ज ऑन ईच पार्ट। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैक्सिमम है तो आपको x की वैल्यू निकालना है। ये एक कंडीशन होती है, समझ लो। हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैक्सिमम कब होता है? अगर आपने पढ़ा हो, अगर y x पे डिपेंड कर रहा हो, याद रखना हमेशा ये कंडीशन है, अगर y x पे डिपेंड कर रहा हो और dy बाई dx इज इक्वल टू 0 कर दो तो y की मैक्सिमम वैल्यू निकल आती है। फिर सुनो, अगर y x पे डिपेंड कर रहा हो और y की अगर आप मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हो तो dy बाई dx किसके बराबर कर दो? 0 के बराबर। ठीक है, अब यहां पे देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? K, Q1 इज x, Q2 इज Q माइनस x अपॉन में r स्क्वायर। फॉर्मूला बनेगा के एक्स क्यू माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, अब गौर से देखें, Q और K हमारा कांस्टेंट है, R हमारा कांस्टेंट है, X क्या वेरिएबल है? यस। जो टर्म वेरिएबल होता है उस पे फोर्स डिपेंड करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहां डिपेंड किस पे कर रहा है? X पे। और फोर्स की आप मैक्सिमम वैल्यू चाहते हो तो क्या हमें अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन dF बाई dx को 0 के बराबर करनी पड़ेगी। बिल्कुल, तो dF बाई dx को 0 के बराबर करने का मतलब ये डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x। f का डिफरेंशिएशन हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन तो सभी को आता होगा। k q अपॉन r स्क्वायर हो गया, ये माइनस में ये हो जाएगा 2kx अपॉन में r स्क्वायर। इसको 0 के बराबर कर दिया, r स्क्वायर हमारा 0 हो जाएगा उधर जाके, और यहां से kq माइनस 2kx इज इक्वल टू 0। अब kq इज इक्वल टू में 2kx, k से k मर गया, x की वैल्यू आई q बाई 2, यहां से मैं x की वैल्यू पता चल गई q बाई 2, और यहां पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? q माइनस q बाई 2 इज q बाई 2। एक्चुअल में इस चार्ज को मतलब कैसे डिवाइड किया गया? आधा आधा। ठीक है, जल्दी नोट डाउन करें इसे, नोट फास्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। बेसिक सा टॉपिक है ना, बुक में भी पढ़ोगे तो मिल जाएगा। लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ में हमेशा याद रखना, इट इज ओनली वैलिड फॉर बॉडी मास, वैलिड फॉर, ओ माय गॉड गलती से पॉइंट मास कह गया, वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। दूसरी लिमिटेशन, ये तभी एक्ट होता है जब चार्ज किस पे रहता है? एट रेस्ट। क्या दोनों चार्जेस का रेस्ट पे रहना जरूरी है? यस। क्या ऐसा हो सकता है एक चार्ज रेस्ट पे हो और दूसरा चार्ज मोशन पे हो? तब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या लग सकता है? यस। लेकिन अगर बोथ दी चार्जेस आर इन मोशन, ये कंडीशन आ गई, फिर क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, क्योंकि कुछ होगा ही नहीं।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा ही नहीं। ठीक है, ये जरा सी लिमिटेशन है जो आपने जान लिया, हम आगे बढ़ रहे हैं ना। अब देखो यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन सवाल दिया हुआ है आपको। ठीक है, हाँ हमें मालूम है इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स हमारा होता है, कैसे लिख रहे हैं इसको, जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये चार्जेस के प्रोडक्ट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या यहाँ पर नेट फोर्स जीरो है? ऑब्वियसली जितना फोर्स ये वाली बॉडी इस पे लगाएगी उतना ही फोर्स ये वाली बॉडी इस पे लगाएगी। यहाँ नेट फोर्स जीरो है। हाँ, अगर नेट फोर्स जीरो है तो क्या यहाँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया जा सकता है? बिल्कुल लगाया जा सकता है। अब ये सब हम कर क्यों रहे? एक्चुअल में एक 2 कूलम का चार्ज ये है, 4 कूलम का चार्ज ये है, इस पे मास 2 किलो और इस पे 4 किलो दे रखा है। हमने देखा दोनों ही सेम नेचर के, तो आपस में एक दूसरे को लोगों ने क्या किया, रिपेल किया, एक दूसरे से खफा होकर दूर जाने लगे। जब ये 4 कूलम वाला चार्ज यहाँ पहुंचा तो हमने ये पाया कि इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो चुकी। क्वेश्चन ये पूछा है कि जब ये चार्ज यहाँ पहुंचेगा ये वाला, तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो हमने क्या किया, ये और ये क्या दोनों ही पॉइंट मास एक दूसरे पे सेम फोर्स लगा रहे हैं? यस। अपोजिट लगा रहे हैं? यस। तो क्या नेट फोर्स जीरो है? बिल्कुल है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग इनिशियल मोमेंटम इस पे जीरो है। क्या फाइनल मोमेंटम भी जीरो है? अच्छा, कितना है? तो देखो P ये कितना हो जाएगा, 4 into 10 दैट इज 40 माइनस में ये कितना हो जाएगा, 2 into V, 2V। ठीक है, तो यहां पे 40 किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर करोगे 2V के, तो वेलोसिटी कितनी आ गई, 20 मीटर पर सेकंड। अरे क्या दिक्कत है भाई इसमें, वेलोसिटी आ गई 20। ऐसे समझ लो ना, ये 2 कूलम, ये 2 किलो, ये 4 कूलम, ये 4 किलो। जब इसने फोर्स लगाया इस पे तो ये लगा तो वेलोसिटी 10 हुई। अब ये उसका डबल है तो वेलोसिटी भी डबल नहीं हो जाएगी। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द मिनिमम पॉसिबल फोर्स बिटवीन देम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेई में आ चुका है। ठीक है, देखो मिनिमम पॉसिबल फोर्स का मतलब क्या है। मिनिमम पॉसिबल फोर्स जो है, सबसे पहले तो ये बताओ कब लगता है, जब 2 फंडामेंटल चार्जेस के बीच में लग रहा हो। मतलब Q को आपको क्या मानना पड़ेगा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला लगाओ तो K Q1 Q2 अपॉन में क्या R स्क्वायर होता है। Q1 Q2 की जगह क्या रखोगे, K E स्क्वायर हो जाएगा और R आपका बने, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या आ रहा होगा, K E स्क्वायर, और ऑप्शन में यही आंसर था इसका। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ रहे हैं आगे। सुपरपोजिशन थ्योरम। अब ये सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होती है हम इसको समझेंगे। देखो यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है हमारा, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है हमारा Q1। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है हमारा, ऐसे मान लो यार, इसको Q1 नहीं मान रहे हैं, ये पॉइंट चार्ज है हमारा Q1, ये पॉइंट चार्ज है हमारा Q2 और ये पॉइंट चार्ज है हमारा Q3। ये दोनों बहुत समीप है एक दूसरे के, बहुत करीब है। ठीक है, अच्छा खासा प्यार चल रहा था, अभी ये नहीं आया सिस्टम में। अभी सिस्टम में सिर्फ ये दोनों, अभी ये सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो बेटा ये मान लेते हैं ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। ये वाला जो चार्ज है इस पे क्या फोर्स ऐसे लगा रहा होगा, इस प्यार को क्या नाम दूं, आई एम सॉरी, इस फोर्स को क्या नाम दूं, फोर्स 1 पे लगा किसकी वजह से, 2 की वजह से। ठीक है, अचानक से क्या हुआ, इसकी जिंदगी में इसका प्रवेश हो गया। जैसे ही इसका प्रवेश हुआ तो क्या इन दोनों के प्यार के बीच में कोई रुकावट आ जाएगी, कोई कमी आ जाएगी। बेटा इनमें इंसानों की तरह कोई अपवादें नहीं होती। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जितना प्यार इससे कर रहा है उतना ही ये प्यार इससे करती रहेगी या करता रहेगा। इसके आ जाने की वजह से ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, किस फोर्स के साथ, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। लेकिन इसके आ जाने की वजह से अगर आप कहो कि इसके प्यार में कोई फर्क पड़ेगा तो नहीं। बस यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनी अदर चार्ज is independent on the interaction between two charges. The interaction force
between two charges is independent on the presence or absence of any other charge. क्लियर हुई मेरी बात? अब वही चीज चाहिए यहां पढ़ लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ टू बॉडी इंटरेक्शन इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ, वही चीज मैंने यहां पे समझाई हुई है, इसको नोट डाउन करो, उसको अलग तरीके से समझाया जाए भैया। देखो ऐसे समझ लो कि यहाँ पे एक Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, तो Q1 Q2 पे फोर्स इधर लगाएगा, दोनों सेम चार्जेस हैं, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 ऐसे लगेगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन में क्या हो गया, Q1 अपनी जगह है, Q2 अपनी जगह है और Q3 यहाँ आ गया। ये अभी तक फोर्स इस पे लगा रहा था इस डायरेक्शन पे, अब क्या ये इस पे फोर्स ये भी लगाना लगेगा F(1) ड्यू टू 3। अभी तक ये इस पर फोर्स लगा रहा था, अब क्या ये भी इस पर फोर्स लगाएगा? बिल्कुल। तो अगर यहाँ पे नेट फोर्स ऑन 2 पूछूं, अगर मैं नेट फोर्स ऑन Q1 पूछूं तो कितना है F(1) ड्यू टू 2, और यहाँ पे नेट फोर्स ऑन 2 अगर मैं पूछूं तो F(1) ड्यू टू 2 प्लस F(1) ड्यू टू 3। क्या मतलब हुआ इसका? इनके बीच में जो इंटरेक्शन चल रहा है वो एज इट इज है, लेकिन देखो इनके बीच में जो इंटरेक्शन चल रहा है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर कोई तीसरा चार्ज आ जाए। बात समझ रहा हो? तीसरे चार्ज के आ जाने की वजह से नेट फोर्स पे तो फर्क पड़ सकता है, लेकिन जो इसका पर्सनल इसके साथ रिलेशन चल रहा है उस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे थ्योरीज वगैरह जो आप जानती हो लिखवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे लग रहा है द नेट फोर्स इन अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस, द नेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ all the forces due to all other charges on that charge। ठीक है, ऐसे इसको बोल सकते हैं। तो अगर किसी एक चार्ज पर नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज अगर आप निकालना चाहते हो, मान लो ऑन n चार्ज निकालना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा, फोर्स ऑन n ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑन n ड्यू टू 2 प्लस अप टू सो ऑन फोर्स ऑन n ड्यू टू n माइनस 1। देखो नेट फोर्स निकालने के लिए किसी सिस्टम पर एक चार्ज पर क्या सभी चार्जेस के द्वारा जो फोर्सेस लग रहे हैं उनका वेक्टर सम करना पड़ा। बस यही आपका क्या है, सुपरपोजिशन थ्योरम। चलो हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल्स। पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल्स, अब मान लो यहां पे लिखा है फाइंड नेट फोर्स ऑन एनी पॉइंट चार्ज। सपोज दैट दिस वर्टेक्स इज A, दिस वर्टेक्स इज B एंड दिस वर्टेक्स इज C। हम B पर नेट फोर्स निकालना चाहता है, हमने ये इमेजिन कर लिया ऑन B, तो A B पर फोर्स इस डायरेक्शन पे लगाना होगा, फोर्स ऑन B ड्यू टू A। C B पर फोर्स इस डायरेक्शन पे लगाना होगा, फोर्स ऑन B ड्यू टू C। अगर ये 60 डिग्री है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये भी 60 है। अच्छा, आओ जरा एफ बी सी और एफ बी ए के मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो क्या मैग्नीट्यूड के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर होने वाला है? बिल्कुल होने वाला है। ठीक है, अच्छा तो क्या इन दोनों को हम एफ बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो यहां पे क्या ये बात हम कह सकते हैं एफ नेट निकालने के लिए गेट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos 60, cos 60 इज 1/2, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा कितना आ गया 3f स्क्वायर, यानी कि f रूट 3, f की वैल्यू कितनी है k क्यू स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर रूट 3। ये हमारा क्या हो गया f नेट ऑन b। चलो नोट करो जल्दी, नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं आगे। Now, find the net force on charge minus q। अब इस पर हमें निकालना है। सबसे पहले तो अच्छा सा कलर ले लूं। Now, इस पर हमें नेट फोर्स निकालना है माइनस क्यू पे, तो प्लस क्यू इसको अट्रैक्ट करेगा नीचे, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा नीचे। अच्छा, इसको हम ए बोल दें, इसको हम बी बोल दें, इसको हम सी बोल दें। अच्छा, अब फोर्स
ए पर लगा किसकी वजह से, बी की वजह से, फोर्स ए पर लगा किसकी वजह से, सी की वजह से। यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आंसर हमारा सेम आने वाला है? ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे एफ ए बी और एफ ए सी हमारे कैसे होने वाले हैं, सेम। देन अगेन आंसर हमारा क्या आएगा, एफ रूट 3। चलो वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं, आप ये कर लेना। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, सपोज दैट ये एक हमारा स्क्वायर है पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल्स में, यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू है, ठीक है, और यहाँ पे भी प्लस क्यू है। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। हमें एफ नेट निकालना है ऑन डी, ठीक है। तो क्या ये बी इसको ऐसे रिपेल कर रहा होगा, एफ ऑन डी ड्यू टू बी? क्या सी वाला इसको ऐसे रिपेल कर रहा होगा, एफ ऑन डी ड्यू टू सी? और ये वाला क्या इसको ऐसे रिपेल कर रहा होगा, एफ ऑन डी ड्यू टू ए? अगर ये सारी डिस्टेंसेस ए है तो क्या बहुत बड़ा टास्क है ये कैलकुलेट करना? बिल्कुल भी नहीं। और करते हैं, ये हमारा एफ डी सी है, ये हमारा एफ डी बी है और ये हमारा एफ डी ए है, ठीक है। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। आओ जरा एफ डी सी की वैल्यू निकालो, इसकी और इसकी वैल्यू निकालो, क्या सेम आने वाली है? बिल्कुल। कितनी आएगी, के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। तो क्या इसको हम एफ मान लें क्योंकि ये बराबर होने वाले हैं, एफ डी बी और डी सी, ठीक है, ठीक है। तो इन दोनों का अगर हम नेट निकालें तो रिजल्टेंट बीच में से ही पास होगा। कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस 90। कॉस 90 इज 0, यू नो, ये टर्म 0, ये हो गया 2f स्क्वायर यानी कि f रूट 2। f की वैल्यू कितनी है हमारी, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट 2। अच्छा, अब जरा एफ डी ए की वैल्यू निकाले तो ये डायगोनल हमारा कितना होता है, वी नोट एट ए रूट 2। अरे क्या करवा रहे हो, बहुत आसान है, ए रूट 2, ठीक है। तो यहाँ पे एफ डी ए कितना हो जाएगा हमारा, जल्दी बताएं, के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए रूट 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया के क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 ए स्क्वायर। कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सब दिख रहा है। ये दो चार्जेस हैं, इनके बीच की डिस्टेंस ये हमने रख दी, ठीक है। अब एफ डी ए और एफ आर एक ही डायरेक्शन पे, तो नेट फोर्स निकालने के लिए हम दोनों को ऐड कर दें, एफ आर प्लस एफ डी ए, जहां पे एफ रिजल्टेंट की जगह कौन कौन है, एफ डी बी प्लस एफ डी सी। तो एफ आर कितना निकल के आया हमारा, एफ रूट 2 प्लस एफ डी ए कितना आया, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर यानी कि 4 ए स्क्वायर। अब यहाँ पे एफ की वैल्यू रखो तो आंसर हमारा आ गया, ठीक है। चलो कॉपी करो इसको जल्दी। नेक्स्ट, अच्छा, अब जैसे मैं यहाँ पे जो है आपको बताऊं, ये एक सर्किल दिया है और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से है चार्जेस का। मैं आपसे सेंटर पे चार्ज पूछूंगा तो बताओ एफ नेट कितना होगा। क्या यहाँ पे सिमेट्री दिखाई दे रही है, क्या यहाँ नेट फोर्स 0 होने वाला है? बिल्कुल। ये वाला फोर्स इधर, ये वाला इधर, ये वाला इधर, सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, सब कैंसिल आउट होने वाले हैं, ठीक है। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। जिस भी फिगर में आपको सिमेट्री दिखाई दे, चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हुए दिखाई दे, वहां पे नेट फोर्स हमेशा 0 होगा। जैसे ये ट्रायंगल वाला बनाया है, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू। अब बताओ सेंटर पर कितना होगा, ऑब्वियसली एफ नेट इज 0। चलो, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर बनाऊं और चारों वर्टिसेस पे प्लस क्यू रखूं और सेंटर पे अगर पूछूं आपसे तो बताओ कितना होने वाला है, ऊपर। यहाँ पे भी नेट फोर्स 0 होगा। इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, सब कैंसिल आउट, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं, ये भी प्रॉपर्टीज में ही शामिल होती है कूलम्स लॉ की। अब हमारी जो टाइप आती है न्यूमेरिकल की, वो आती है थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम। देखो क्या लिखा है, वेयर शुड वी कीप अ थर्ड चार्ज, क्वेश्चन है, ऑन द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस सच दैट थर्ड चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम। तीसरा चार्ज हम लोगों को कहां रखना चाहिए कि ना वो इधर जाए ना वो उधर जाए,
वो इस तरह से कंफ्यूज हो जाए कि बीच में आ जाए, मतलब इक्विलिब्रियम में आ जाए। ठीक है, तो लेट आवर थर्ड चार्ज बी क्यू। ठीक है, तो बताओ हम क्यू को कहाँ रखें? क्या हम क्यू को यहाँ रख सकते हैं? अगर क्यू को यहाँ रखोगे, अच्छा ये थर्ड चार्ज भी प्लस क्यू है, टेस्ट चार्ज है, तो इस पे फोर्स ये वाला कहाँ लगाएगा? पहला वाला इधर, ये दूसरा है, और दूसरा वाला भी कहाँ लगाएगा? इधर। तो ये तो छोड़ के भाग जाएगा। तो क्या इस ससरे को यहाँ बनाया जा सकता है? अच्छा, ये तो और तेजी से भागेगा, 4q उसके पास है इधर, और वो वाला भी इस पे फोर्स इधर लगा रहा होगा। मतलब ना तो यहाँ रखा जा सकता है और ना ही यहाँ रखा जा सकता है। तो हम रखेंगे कहाँ? हम सपोज करते हैं उस q चार्ज को हमने यहाँ रखा 4q से दूर और प्लस q के पास। क्यों? क्योंकि ये इसको रिपेल करना चाहेगा तो इधर करेगा, मतलब फोर्स ड्यू टू 1 यहाँ लगेगा, और ये इसको रिपेल करना चाहेगा तो फोर्स यहाँ लगेगा, मतलब फोर्स 2 यहाँ पे लगेगा। अच्छा, ये वाला फोर्स मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा होगा, क्योंकि अगर तुम इस चार्ज q को इसके पास रख दो तो ऐसा ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, फील नहीं हो रहा है कि ये वापस से कहाँ जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से लगने वाला फोर्स कैसा है? ज्यादा। अच्छा, तो हमने माना कि यहां से सपोज दैट x डिस्टेंस पे हमने इसको रख दिया, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? L माइनस x। अब बेटा यहाँ पे नेट फोर्स अगर निकालना चाहते हो तो F नेट यहाँ पे 0 आ रहा है, डेट मीन्स F1 यहाँ किसके बराबर है? F2 के बराबर है, तभी तो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है भाई। ठीक है, अब F1 हमारा कितना होगा? ये वाला फोर्स K Q अपॉन में x स्क्वायर, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। F2 कितना होगा हमारा? K Q 4Q अपॉन में L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। Q K कैंसिल, Q से Q कैंसिल, यहाँ क्या बचा? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 4 अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से L माइनस एक्स अपॉन में एक्स का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? 4 के। तो L माइनस एक्स अपॉन एक्स कितना हो गया? प्लस माइनस 2। L माइनस एक्स प्लस का 2 लेते हैं, माइनस को कंसीडर नहीं किया जाता, ये हो गया 2x। तो L कितना आ गया? 3x। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? L/3। क्या समझे? मतलब यहां से ये कितनी दूर है? L/3, और यहां से ये कितना दूर रखना पड़ेगा? L माइनस में L/3, दैट मींस 2L/3। ठीक है, नो इसका मैं शॉर्टकट बता दे रहा हूं आपको कि अगर सेम चार्जेस दे रखे हो प्लस प्लस या माइनस माइनस, और तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम तक कहां होगा अगर ये पूछा जाए, तो थर्ड चार्ज आपको स्मॉलर चार्ज के पास रखना है। कहां रखना है? स्मॉलर चार्ज के पास, और वो भी दोनों चार्जेस के बिटवीन, इन बिटवीन, वो भी स्मॉलर चार्ज के पास। अगर इसको हम चेक करना चाहते हैं तो डायरेक्टली चेक कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, अंडर रूट में Q1 अपॉन में अंडर रूट में Q2 प्लस अंडर रूट Q1, और ये डायरेक्ट यहां से हमारा आंसर निकल आएगा। अब आप समझ गए, अगर एक को प्लस ले और एक को हम माइनस ले तो क्या होने वाला है? ये कंडीशन तो फॉलो नहीं होगी, ये सिर्फ इसके लिए अगर प्लस माइनस चार्जेस या माइनस प्लस चार्जेस आ जाते हैं। इस कंडीशन में आप क्या करना, ये जो थर्ड चार्ज रखोगे वो रखोगे बाहर, आउटसाइड रखना है, और किसके पास रखना है? नियरर टू द स्मॉलर चार्ज। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने यहां पे लिखा Q और यहां लिखा 6Q, ये माइनस का है, और मैं Q रखना चाहता हूं, तो Q को अगर मैं यहां रखूं तो प्लस Q इसको रिपेल करेगा, तो माइनस 6Q इसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब यहां इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, ये कहां चला जाएगा? इधर। इसके पास रखोगे तो ये जल्दी अट्रैक्ट कर लेगा। अच्छा, यहां रख के देखो, माइनस और प्लस ये अट्रैक्ट किया और ये रिपेल कर रहा है, नेट फोर्स 0 नहीं हो पाएगा, तो इस Q चार्ज को हमें शायद यहाँ रखना पड़ेगा। ये इस पर रिपल्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा और अट्रैक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा। अब इसका अट्रैक्शन इतना नहीं होगा क्योंकि ये इससे बहुत दूर है। ठीक है, चलो कॉमन बात है, हम आगे बढ़ रहे हैं। एक ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि एक चार्ज है Q, a charge Q is slightly displaced along the line joining both the fixed charges Q. Find time period of oscillation of charge. हमें टाइम पीरियड निकालना है,
तो बेसिकली टाइम पीरियड हमारा होता क्या है, 2 पाई अंडर रूट में m बाई के। तो पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये SHM कर भी रहा है कि नहीं। अगर ये SHM कर रहा होगा तब हम इसका टाइम पीरियड निकाल सकते, अदरवाइज नहीं। तो हम सपोज करते हैं कि सपोज इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, सपोज V displaced Q towards any one of the charge, a little bit। अगर इस Q को हमने x डिस्टेंस यहां पे डिस्प्लेस किया, ठीक है, तो बेटा ये और ये सेम मैग्नीट्यूड के हैं, ये भी Q है और ये भी Q है। ये इस पर फोर्स रिपल्सिव ऐसे लगा रहा होगा 1, और ये इस पर फोर्स रिपल्सिव ऐसे लगा रहा होगा। मेरा क्वेश्चन ये मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं। ये इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा, ये इस पर इस डायरेक्शन पे फोर्स लगा रहा होगा। मेरा क्वेश्चन ये इनमें से इन फोर्स में से बड़ा फोर्स कौन सा। मेरे ख्याल से जब ये इसके पास आ गया तो ये इस पर ज्यादा फोर्स लगाएगा, दैट मींस F2 इज ग्रेटर देन F1। अब अगर आप नेट फोर्स निकालना चाहते हो तो आपको F2 में से F1 माइनस करना पड़ेगा। दोनों के बीच की डिस्टेंस हम मान लेते हैं 2a, ठीक है। अगर 2 है तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी a, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी a। हमने माना इसको x डिस्टेंस आगे डिस्प्लेस किया, तो ये वैल्यू हमारी कितनी होगी यहां से यहां तक की a प्लस एक्स। ये a और x इधर आ गया, ये वैल्यू कितनी होगी a माइनस एक्स। नेट फोर्स निकालने के लिए F2 में से F1 माइनस करना है। अच्छा, तो नेट फोर्स में F2 की वैल्यू यहां कैसे पता चलेगी। F2 इस डायरेक्शन में लग रहा है, कौन लगा रहा है, ये वाला चार्ज। तो F2 कितना है हमारा k q अपॉन में a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस F1 कितना है k q अपॉन में a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। चलो इसका एलसीएम लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा k q कॉमन ब्रैकेट में a माइनस एक्स स्क्वायर a प्लस एक्स स्क्वायर, एलसीएम हो गया हमारा। एलसीएम लेने के बाद ऊपर हमारा क्या आ जाएगा, a प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब मेरा बिल्कुल भी इसको सॉल्व करने का मन नहीं है क्योंकि बहुत बेसिक सा है ये। देखो क्या होगा, k q ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि प्लस 2ax। अपॉन में इसको हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 4। अब ये और ये कैंसिल, ऊपर क्या बचा, k q 4ax अपॉन में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आई एम सॉरी, यहां पे मैंने गलती से लिख दिया 4, ये हमारा होगा स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। चलो इतना नोट डाउन करो, जल्दी आगे बढ़े। के क्यू 4ax अपॉन में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये ठीक है। अब इसको हम ओपन करेंगे, के क्यू 4ax अपॉन में a की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4 हो जाएगा। अब ये बात ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि x टेंड्स टू 0 है, बहुत माइन्यूट सा डिस्प्लेसमेंट है, तो x को यहां से 0 कर देंगे, एक a से एक a कैंसिल हो गया, तो k क्यू 4x अपॉन में a क्यूब बचा, ठीक है। अब अगर आप SHM प्रूफ करना चाहते हो तो SHM के लिए क्वेश्चन को इससे कंपेयर करना पड़ेगा, जरा करो। तो यहाँ पे k की वैल्यू कितनी आ रही है, x ये हो गया तो k ये हो गया, इट इज 4k क्यू अपॉन में a क्यूब। इसकी वैल्यू जैसे ही आप रखोगे t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में m/k, आपको आंसर मिल जाएगा, आंसर आएगा आपका ये। नाउ नेक्स्ट,
हमें 1 कूलम पर नेट फोर्स निकालना है इन सभी चार्जेस की वजह से, ठीक है। तो 1 कूलम पर मेरे ख्याल से सारे चार्जेस फोर्स इस डायरेक्शन पे लगा रहे होंगे, इस डायरेक्शन पर। यहां लगा रहे होंगे ऐसे, ठीक है। अच्छा, तो 1 कूलम पर नेट निकालना चाहते हो फोर्स, एफ नेट ऑन 1 कूलम। हम एक काम करते हैं, वेक्टर सम लेना पड़ेगा। हमने 1 कॉमन ले लिया और k कॉमन ले लिया, अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा 1/1 स्क्वायर प्लस 2 का होल क्यूब अपॉन में 2 स्क्वायर। 27 को क्या लिख सकते हैं 3 का होल क्यूब अपॉन में 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। इसी तरीके से कितने चार्जेस है 1000, 10 का होल क्यूब अपॉन में 10 स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से ये कैंसिल, यहां से ये कैंसिल, ऐसे सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां पे k 1, यहां क्या बचा 1 प्लस यहां 1/2 प्लस यहां 1/3। आई एम सॉरी, अगर एफ नेट ऑन 1 कूलम निकालना चाहते हो तो सभी का वेक्टर सम लेना पड़ेगा, जिसमें k और 1 मैंने पहले ही कॉमन ले लिया। k1 कॉमन लेने के बाद अंदर यहां क्या बचा 1 अपॉन में 1 स्क्वायर प्लस 8 अपॉन में 2 स्क्वायर प्लस 27 अपॉन में 3 स्क्वायर। नाउ अप टू सो ऑन 1000 अपॉन में 10 स्क्वायर। इसको और कैसे लिख सकते हैं हम k 1 प्लस 2 का होल क्यूब अपॉन 2 स्क्वायर, 3 का होल क्यूब अपॉन 3 स्क्वायर एंड 10 का होल क्यूब अपॉन 10 स्क्वायर। जब इसको कैंसिल आउट करोगे तो डेटा क्या मिलेगा हमें k 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 10। बेटा ये किसकी सीरीज होती है अकॉर्डिंग टू मी n प्लस 1/2 की। तो n है कितना यहाँ पे 10 प्लस 1 11 अपॉन में 2 यानी कि 55 k इसका आंसर, ठीक है। कॉपी करें इसको फर्स्ट। नेक्स्ट, वन कूलम पर अगर नेट फोर्स आप निकालना चाहते हो इन सभी चार्जेस की वजह से, तो फिर से हम वही करेंगे एफ नेट ऑन 1 कूलम, दिस विल बी इक्वल्स टू k कॉमन 1 कॉमन, ब्रैकेट के अंदर कौन बचा भाई, ब्रैकेट के अंदर बचा 1/1 का स्क्वायर माइनस 2/2 का स्क्वायर माइनस प्लस 3/3 का स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहां पे अगर इसको हम गौर से देखें तो ये बचेगा 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3, एक बार माइनस एक बार प्लस और ऐसे ही चलता हुआ चला जाएगा, ठीक है। अब एक सीरीज होती है, शायद आपने पढ़ी हो ln 1 प्लस x करके, और ये सीरीज होती है आपकी x प्लस x स्क्वायर बाय 2, आई एम सॉरी यहाँ माइनस आता है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स 4 बाय 4 एंड सो ऑन। अब यहां पे अगर x की वैल्यू हम रखें 1 रख दे तो 1 माइनस 1/2 हो जाएगा प्लस 1/3 माइनस 1/4 के, यही बन रहा है। मतलब अगर यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखे तो ln ये हमारा कितना आ जाएगा 2, ln 2 और बाहर कॉमन क्या है k, तो k ln 2, ये हमारा आंसर है यहां से। नेक्स्ट, अब इसमें एक टाइप होती है क्लॉक प्रॉब्लम। यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे क्लॉक प्रॉब्लम की वजह से। क्लॉक प्रॉब्लम में यहाँ 12 कूलम, यहाँ 1 कूलम, यहाँ 2 कूलम, यहाँ 3 कूलम, यहाँ 4 कूलम, 5 कूलम, 6 कूलम, 7 कूलम, 8 9 10 11। यहाँ सेंटर पे मैंने रख दिया एक चार्ज 1 कूलम,
सेपरेशन दे रखा है ए का, एफ नेट निकालना है हमें, नेट फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज। देखो बेटे कैसे निकालेंगे, ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। इसके ऊपर 12 कूलम इस डायरेक्शन पे लगाएगा और इसके ऊपर 6 कूलम इस डायरेक्शन, ओवरऑल लग कहाँ रहा है यहाँ, ठीक है। इसी तरीके से 1 कूलम इधर और 7 कूलम इधर, ओवरऑल नेट फोर्स 6 कूलम, ऐसे ही 6 कूलम ये, और ऐसे ये फोर्स लगते जाएंगे, ये नहीं लगेगा। अब इसको मैं बाहर बना रहा हूं, ये लगा फोर्स, ये लगा, ये लगा, ये लगा, ये लगा और ये लगा। गौर से देखिए, इसकी और इसके जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इसके जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं वो भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। मतलब ऐड कौन से होंगे, हॉरिजॉन्टल वाले। एंगल कितना है सबके बीच में, 30 डिग्री। अरे भैया 360 डिवाइडेड बाय 12, 30 डिग्री। तो एंगल बिटवीन ईच फोर्स इज 30 डिग्री। इसका और इसका कंपोनेंट कैंसिल, इसका और इसका कंपोनेंट कैंसिल, कौन सा, वर्टिकल वाला। तो सारे हॉरिजॉन्टल वाले ऐड होंगे और वर्टिकल में सिर्फ ये रहेगा एक, ठीक है। तो यहां पे क्या हम देख सकते हैं, f प्लस 2f cos 60 प्लस 2f cos 30 आई कैप माइनस 2f, ठीक है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अरे वेक्टर लगाया है मैंने। चलो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, क्लीन करते हैं इसको। अब मान लो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। अब मान लीजिए कि यहां पे हमारा एक पॉइंट चार्ज दे रखा है Q1 जो कि फिक्स्ड है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा है, फ्रिक्शनलेस है, और यहां पे एक चार्ज रखा है Q2, ठीक है। ये यहां से R1 डिस्टेंस की दूरी पे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन होने वाला है इसी सेशन का। ये पॉइंट चार्ज है हमारा Q1 बच्चे, ये पॉइंट चार्ज है हमारा कितना, Q2। हमने बोला ये Q1 Q2 से R1 डिस्टेंस रखा हुआ है, ठीक है। ये चार्ज हमारा फिक्स्ड है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है, ये पूरा फ्रिक्शनलेस है। अच्छा, तो ये बताओ ये क्या इसको दूर फेंकेगा, क्या Q2 दूर जाएगा, ठीक है। क्या Q2 की वेलोसिटी बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। क्या एक्सेलरेशन कम होगा, अगर इसका मास m है और इसका मास m है, क्या इसका एक्सेलरेशन कम होगा, सोचो। क्या इन दोनों की बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है, अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है तो क्या लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो जाएगा, तो क्या लगने वाली एक्सेलरेशन कम हो जाएगी, लेकिन क्या वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होगी, बिल्कुल कर रही होगी। हमने माना कि जब Q2 इससे R2 की डिस्टेंस पर पहुंचा तब Q2 के पास कितनी वेलोसिटी रही होगी, आपको भी बताना है। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमने रैंडमली इस चीज को सोचा कि जब Q1 से Q2 यहां कहीं पहुंचा होगा x डिस्टेंस दूर, तो इस समय Q2 पर क्या फोर्स लग रहा होगा, K Q1 Q2 अपॉन में x स्क्वायर। क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहां पे x पे डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो यहां से एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारा, K Q1 Q2 अपॉन में m x स्क्वायर, बिल्कुल सही। क्या एक्सेलरेशन को हम v dv by dx लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, तो क्या यहां से v dv जो है हमारा वो K Q1 Q2 अपॉन में m dx by x स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। क्या हम यहाँ लिमिट लगा सकते हैं v1 से v2, अच्छा, लिमिट r1 से हमें कहां तक जाना है, r2 तक, ठीक है। तो यहां पे v का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटे, v स्क्वायर बाय 2, ठीक है। और यहां पे जो है, अरे इनिशियल वेलोसिटी तो यहां पे 0 थी ना जब वो रुका हुआ था, तो एक वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो v स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। ये यहां पे कितना हो जाएगा, k
Q1 Q2 अपॉन में m और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन एक्स, R1 से R2। तो क्या v स्क्वायर अपॉन में 2 इज इक्वल टू में k Q1 Q2 अपॉन में m, इसको हम 1 अपॉन R1 -1 अपॉन R2 लिख सकते हैं उल्टा करके, बिल्कुल। तो यहां से v क्या हो जाएगा हमारा 2k Q1 Q2 अपॉन में m 1 अपॉन R1 -1 अपॉन R2 एंड दैट इज अंडर रूट। और इसी के साथ ये हमारा आज का सेशन हम यही एंड करते हैं। बाकी कल का कॉन्सेप्ट हमारा रहने वाला है रिलेटिव परमिटिविटी के ऊपर। बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस हमें वहां पे भी सॉल्व करना है, देखना है। जब तक के लिए आप इस पर प्रैक्टिस करें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।